Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Benchmark domestic stock market indices wrap up the week with losses. Sensex falls 466 points. Nifty settles at 25,722. Major Asian stock markets end mixed and global crude oil prices decline. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर। सेंसेक्स 466 अंक लुढ़का। निफ्टी गिरावट से 25,722 पर दर्ज। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। And we also have a disclaimer announcement before we take the news and stories for the benefit of our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज भी मंदी का दौर रहा। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों और घरेलू दबाव के कारण बाजार में गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 0.6% की गिरावट से 466 अंक लुढ़ककर 83,939 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% के नुकसान से 156 अंक गिरकर 25,722 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक का नुकसान रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, opened lower today and briefly turned positive during intraday trade. Indices have failed to sustain gains, extending losses amid weak global cues, ending the session in the red. Sensex shed 466 points or 0.55% to close at 83,939, while Nifty dropped 156 points or 0.6% to settle at 25,722. In the broader market, indices at the BSE closed in the negative zone. Mid-cap index lost over 0.5% and the small-cap index ended 0.4% down. सेंसेक्स पैक के 30 में से 25 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। गिरावट वाली कंपनियों में इटर्नल 3.5%, एनटीपीसी 2.4% और कोटक बैंक में 1.6% का नुकसान दर्ज हुआ। बढ़त वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 4% के उछाल से बंद हुआ। एलएनटी में 1.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई। Among the sectoral indices, the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 21 sectors ended with cuts. Among the top laggards, utilities fell nearly 1.3%, metals dipped over 1.1%, and power slipped 1%. In the top gainers, capital goods rose 0.4%, industrials climbed almost 0.4%, and oil and gas advanced over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,370 companies declined and shares of 1,784 companies advanced, while shares of 155 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की कमजोरी से 88.77 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 99.5 के स्तर पर दर्ज हुआ। सुषमा, किस तरह से देखते हैं शेयर बाजार में? अचानक से शेयर बाजार में ऐसा नजर आने लग गया था कि सारी चिंताएं दूर हो रही हैं, उत्साह का माहौल बन रहा है, बाजार नित नए कीर्तिमान बना रहा था, लेकिन फिर से वही दबाव, फिर से वही बिकवाली का। कहाँ आशंकित है निवेशक और क्यों इस तरह की गिरावट आ रही है? देखिए, पहले तो अभी ये 2 दिन से चल रहा है ये
बेरिश ट्रेंड, पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। जैसे आपने कहा कि पहले उतनी उत्सुकता थी और ये बुलिश ट्रेंड था, तो उसके बाद जब ये ऐसे बुलिश ट्रेंड आता है तो थोड़े दिनों के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ जाता है। दूसरी बात ये है कि जो चीन और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हुई हैं और समिट लेवल टॉक्स हुए हैं, उसमें जितनी सक्सेस होनी थी उसमें लोगों को नहीं लगता कि इतनी सक्सेस हुई है। हालांकि 10% की गिरावट आई है टैरिफ्स में, यूएस ने चाहे चीन की जो इंपोर्ट्स के ऊपर 10% कम किया है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि ये टेम्पररी ट्रूस है। उसके बाद तो हम सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाके अपने हवाई जहाज में अपने मीडिया से कहा कि अब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी ये बोनहोमी थी, इतने की वायदे थे कि हम दोस्त हैं, और G2 की बात हो रही थी कि हम दोनों सबसे बड़े, पूरे विश्व भर में ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और G2 बन गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम मतलब ये इतनी हमारी दोस्ती बढ़ गई है। और दूसरी तरफ आप इनको ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हुई, तो ये एग्रेशन है, हॉस्टिलिटी है। तो इससे मेरे ख्याल मार्केट्स थोड़ी सी ये आशंका की जो बात है वो आ जाती है। तीसरा बात यह है कि जो फेडरल रिजर्व में अभी रेट कट हुआ है, उसके बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि इसके बाद और कोई रेट कट्स नहीं होंगे इस साल। तो इससे भी मार्केट थोड़ी सी हिल गई है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो मिल के ये माहौल बनाया है बेरिश ट्रेंड का। क्या ये विदेशी संस्थागत निवेशक अब मतलब अमेरिका के बाहर निवेश में उतनी रुचि नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं ब्याज दरें इसके अलावा और नहीं कटौती होगी? क्या ये एक वजह है? और घरेलू स्तर पे भी बहुत ज्यादा समर्थन मिलता था, क्या वहां पे कुछ आशंकाएं हैं? घरेलू स्तर पे अभी तो चल रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी तो अपना निवेश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, जो बाहर के हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी रुचि थोड़ी सी कम हो गई है, वो विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट में। Well, FIIs were net sellers to the tune of 6,728 crore rupees, and that was offset by the DIIs with the net buyers of 6,889 crore rupees. So we saw buying in the PSU counters, so that went up by 1.56%, even though Nifty Bank was down by 0.44%. What is it about PSU banking right now which has really, led to buying in this particular counter? Nifty banking, of course, is looking up now because we are talking about the reports that have come in that foreign investment limits are likely to be raised over there. From the cap of 20%, it's likely to go up to 49%. Now, in the case of private banks, it's 74%, and it has been fairly low for public sector banks. So this would really help if you can allow, more foreign investment to come in. And it will ensure, more capitalization of banks. And, there is a lot of appetite just now because there is an awareness of, because India is growing, the fastest growing economy, there is going to be so much of requirement of credit for infrastructure development. So foreign banks are very much interested. We're also seeing in the second quarter now that the earnings are being declared. 590 companies have already declared their earnings out of 4,928 companies overall. 75 companies declared their earnings today. And what we are seeing is revenue net profitability is up. Revenue year on year is up by 5.3%. Net profit is up by almost 13%, 12.56%. We're seeing a great deal of consumption in the economy as well. To what extent would you say are external headwinds going to impact our economy now? Because the first quarter has been quite positive, just below 8% in terms of our GDP growth. And there were fears about the subsequent quarters being affected by the lack of external consumption. But domestic consumption has really gone up because of the Diwali celebrations as well. $64 billion worth of sales. So how is India looking at the next quarter? Is the valuations again going to be going up
the way it has been right now? Well, I think, Arjun, you've already outlined all the positives. You've talked about corporate earnings, the fact, of course, I think you haven't mentioned inflation. Inflation has also come down. Consumption has gone up. So we are seeing GST collections are also rising, that the latest data is showing. So all the data fundamentals are really on the positive side. And again, you have rightly pointed out that the spoiler could be external headwinds, which we have to face, geopolitical tensions, whether it is Gaza, whether it is Ukraine, and most important, of course, the issue of tariffs, which has started with the United States. We have to face the 50% tariff. There's a lot of talk that the trade deal is just on the verge of being signed, but till it's not signed, it's not signed. We are still at 50%, and China has, the latest talks have yielded 47%, a 10% decline for them. So our exporters have to face higher tariffs than the Chinese. A penalty plus tariff. Yes, basically. Our exporters have to face a higher tariff. So external headwinds, yes, they could play a spoiler, but I think largely it would be in selected industries, especially the labor-intensive industries that are involved in exports to the US, whether it is gems and jewelry, textiles, footwear. I must say that already the government has been looking at alternative markets, whether it is the Middle East or whether it is Southeast Asia, but there is a very quick, there has been a repositioning of, or pivoting, I would say, to alternative markets. We have diversified our gems and jewelry exports to Hong Kong, China, Correct. for that matter, Dubai. The recent negotiation with China is resulting in a US-China deal. Could you tell us something about that agreement? Does it involve tariffs, and what is the trade that we are looking at with China now that relations have improved? The US-China deal, one of the big things over there, of course, is the fact that China is going to revive its purchases of soybean from America. That was the greatest pain point for the United States, for American farmers. And then second, of course, is rare earth magnets, which they have now agreed to restart supplying. But still, there are other issues which remain, and these include the issue of export of high-quality chips, NVIDIA chips, from the US to China. And there's the issue of TikTok, the divestiture of TikTok. So there are other issues that still remain in these, between US and China. India and China. Oh, so I'm so sorry. I thought you were asking about US and China. Apologies, no wonder. Yeah, okay. So India and China, yes. So now between India and China, in fact, along with the thawing of relations between the US and China, there has been a thawing of the economic, tensions between India and China as well. I just mentioned rare earth magnets to the US. China has also now cleared several licenses for export of rare earth magnets to India. Now, they haven't cleared all of them, but it is a start, and it looks like diplomacy has won. They have also cleared the export of fertilizers. So there is movement there. And of course, you already know we have restarted direct flights. So there's been a lot of easing of the tensions between India and China. सुषमा, बहुत संक्षेप में, क्या भारत और अमेरिका के बीच अगर व्यापार वार्ता किसी नतीजे तक पहुंचती है, नतीजे का मतलब सकारात्मक नतीजे पे पहुंचती है, और जहां पे अगर टैरिफ कम होते हैं, जी, सिर्फ इससे एक सेंटीमेंट बेहतर होगा या वाकई में बाजार की दिशा भी एक नए आयाम तक पहुंचेगी? देखिए, दोनों चीजें हैं. एक तो जो हमारी मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पे ही चलती है. तो ये जो मतलब अगर अभी भी जब भी कोई कहता है कि वो ट्रेड डील अभी साइन होने वाली है, तो मार्केट एकदम से उछल पड़ती है. तो अगर आप देखें जब असली में होगा तो फिर तो और भी बढ़ेगा. ये सवाल इसलिए पूछना भी तो ये दोनों चीजें हैं. ये सवाल सिर्फ इसलिए मैं पूछना चाहता था कि 26,000 के स्तर पे जब निफ्टी पहुंचता है, तो वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाता, फिर वहां से मुनाफा वसूली होती है. तो वो कौन से कारक हैं जो वहां पे कहीं ना कहीं अभी दबाव बनाने में? ये वॉलेटिलिटी तब तक रहेगी जब तक
ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहेंगे जब तक ये टैरिफ का इश्यू नहीं हट जाता। जी, चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 1.4%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक मामूली गिरावट से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्के में 2.1% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में गिरावट का दौर रहा। फ्रांस, जर्मनी और लंदन के शेयर बाजार 0.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Japan has been able to negotiate a 15% tariff with the United States of America, part of the deal with President Trump. How do you see the remaining Asian giants being able to replicate the same? Because now everyone is benchmarking against the other. If a penalty is being imposed on Correct. India, questions are being asked. Yes. Why is that not being imposed in China as well? Because both are Yes. importers of oil from Russia. So how does Japan set the tone? Well, I think Japan has given major concessions which India is not prepared to back down from. Now, India has laid down certain red lines as far as agriculture is concerned, and we are not backing down from them. That is in terms of whether we want to import GMO wheat or we are not prepared rather to import any GMO products, and we are not prepared to import dairy products unless there are some very high quality things that we are not producing here. So these are red lines. But Japan has given these concessions. For instance, in the area of rice, which has been a very a protected area for them. It's literally a sacred grain for them, rice. But they have conceded that they will allow import of American rice. So this is a concession that India has been rather tough about, and there's a reason we have hundreds of thousands of subsistence farmers, and we have to protect their livelihoods, whether it is in agriculture or whether it's in dairy. So it's a very different scenario from what there is in the US, where the farmers are much richer. They have huge holdings. Here they have smaller holdings. So there is the difference between India and Japan. Moving on to the US stock markets, Wall Street closed in negative territory yesterday as technology giant shares stumbled on worries over surging AI spending. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled around 1.6% down. The Dow Jones Industrial Average shed 1%, and the S&P 500 lost over 0.2%. Sushma, I had asked, a question to this effect earlier as well. In terms of valuation of AI companies, is it overvalued? And the kind of investments that we are seeing vis-a-vis the earnings of those companies are simply not relatable matching up. Yes. For the kind of buying interest we're seeing on the counter. Because if you look at the investment spending, it's not 3x, it's 10x. Yes. And there's also a circular economy, a sub-economy being formed. You have NVIDIA supplying to OpenAI. Yes. And NVIDIA has a stake in OpenAI itself. So it's not exactly the open market in which the product is being sold by either company in this case. So how do you see this affecting the US economy and the stock market? You are absolutely right about that. The valuations of the AI companies are really soaring, and it looks as if there's really a bubble over there. But the fact is that for the time being, this is going to happen because AI has just taken over everywhere. And we're already seeing in India, for instance, Amazon is cutting jobs, but it's not just in India, of course, much less. I think only 1,000 in India, and probably worldwide about 17,000. So all because of generative AI. So AI is, the flavor of, I won't say the month, but probably the flavor of a few years. The earnings don't justify that and investment. the earnings certainly don't justify it, but it is, we really don't know what's going to happen because it's an uncertain scenario as to what's going to happen in the days to come and when this bubble is going to burst.
नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। 24 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब 92 करोड़ डॉलर घटकर 695 अरब 35 करोड़ डॉलर के स्तर पर रह गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट के कारण मुद्रा भंडार में कमी दर्ज हुई। इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3 अरब 86 करोड़ डॉलर घटकर 566 अरब 54 करोड़ डॉलर रहा। स्वर्ण भंडार भी 3 अरब डॉलर घटकर 105 अरब 50 करोड़ डॉलर रह गया। विशेष निकासी अधिकार भी गिरावट से 5 करोड़ 80 लाख डॉलर पर दर्ज हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय रिजर्व में 60 लाख डॉलर की बढ़त हुई और यह बढ़कर 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। Just a brief question on our foreign exchange reserves. Clearly, we have still not been hit by the tariffs in a way many Yes. other nations have been. So our dollar Absolutely. reserves are quite strong, but so are our gold reserves. Yes. Apparently, 575.8 tons of gold is being held by the central bank, and there's a lot of buying into gold now, and Yes. there is a de-dollarization move as well. So what's going to be the strategy of the central bank now? Well, I can't tell you what the strategy is going to be, that the central bank will know. But the fact is, you are right, that all central banks all over the world are now trying to raise their gold reserves. There's no doubt about that. And the fact is, one of the reasons is the huge debt of countries like the United States and developed countries. So when that's another bubble that could burst at any time, and people are buying gold to insulate themselves from the situation where there could be a crash. And I think as far as India is concerned, we are, we have over the last few years, we have slowly been raising the level of reserves, and also we are bringing back some of the reserves which were kept in the UK at some point of time, and they are slowly being brought back as a measure of security. Yes, as I said, I don't know the strategy of the bank, but this is the strategy of central banks all over the world right now. In more news, India's fiscal deficit stood at 5,73,000 crore rupees in April to September period this year, accounting for 36.5% of the full year target. According to the Ministry of Finance figures, the centre has received total receipts of over 17,30,000 crore rupees, amounting to 49.5% of the budget estimates for this fiscal. This includes 12,29,000 crore rupees from tax revenue, over 4,66,000 crore rupees from non-tax revenue. On the expenditure side, the government has spent over 23,03,000 crore rupees so far, representing 45.5% of the total budget estimates for the year. Interest payments accounted for 5,78,000 crore rupees, while 2,02,000 crore rupees went towards major subsidies. One point I would like to raise is clearly our GST earnings has gone up substantially, which Yes. is why the government has been able to grow on the income side. And on the expenditure side, interest payments, what is our bond market like right now? Well, our bond market is not at any alarming stage right now. We are it is quite I would say comfortable just now. Because we are not in any crisis like the United States. United States, there's a lot of volatility, and there you are having a problem in the bond market. So far, that has not spread to India. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु है। कोलालमपुर में आज आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारा 50% से भी अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से होता है। श्री सिंह ने कहा कि आसियान और भारत दोनों ने तेज आर्थिक विकास किया है। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रमुख सूचकांकों में शामिल कंपनियों की संख्या और उनके हिस्सेदारी को और विस्तृत किया है।
सूचकांकों में अब 12 की बजाय कम से कम 14 कंपनियां शामिल होगी। इसमें किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी 33% से घटकर 20% पर सीमित की गई है। इसके साथ ही 3 प्रमुख घटक कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी को भी 62% से घटाकर 45% पर सीमित किया गया है। बाजार नियामक के अनुसार नए नियमों से जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बाजार में हिस्सेदारी में संतुलन कायम होगा। सेबी के नए नियम बीएसई बैंकेक्स, एनएसई बैंक निफ्टी और एनएसई फिन निफ्टी में शामिल प्रतिभूतियों को सूचकांकों में संशोधित करेगी। मार्केट मंत्र के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। सुषमा, बहुत संक्षेप में, ये जो सेबी के जो नए नियम हैं, क्या इसका पूरे इंडाइसिस से सूचकांकों पे बहुत असर पड़ेगा और क्या इसमें तेज उतार चढ़ाव जाता है उसको कुछ संतुलन बनाने में कामयाबी होगी? ये देखिए, ज्यादातर ये बैंक्स के लिए है, ये बैंक एक्स के लिए है। ये इसलिए है कि उनकी नजर में अभी जो वेटेज है वो बड़े बड़े बैंक्स के लिए ज्यादा है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह वगैरह। तो ये 3-4 जो बैंक्स है इनकी वेटेज इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो उनका कम करने के लिए और थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए तो एक तो उन्होंने कंस्टिट्यूएंट्स 12 से 14 कर लिए और उनका वेटेज जो है वो कम कर लिया है। In more news, the key provisions relating to nomination under the Banking Laws Amendment Act 2025 will come into effect from tomorrow. According to the Ministry of Finance, the provisions will give depositors the flexibility to make nominations as per their preference, allowing the customers to nominate up to 4 persons, simplifying claim settlement for depositors and their nominees. The GST Bachat Utsav began on the 22nd of September as the Narendra Modi government slashed GST rates in many sectors, benefiting citizens across the country. Our correspondent brings a report on how the next generation GST reforms are boosting the economy of Maharashtra. Under the next generation GST reforms, Maharashtra is gaining significantly in its agriculture, industry and services sector. In GST 2.0, tax on sugar, fruit juices, jams and sauces have been reduced to 5% from the earlier 12%. This has encouraged higher consumption, promoted value addition and supported farmers. The government has also reduced the GST on footwear prices up to 2,500 rupees per pair to 5%. This will boost sales and exports of Maharashtra's famous Kolhapuri chappals. Under the new tax structure, GST rates on solar panels, solar water heaters and other renewable devices have been slashed down to 5%. Maharashtra is also famous for its film and entertainment industry. In GST 2.0, tax on cinema tickets priced up to 100 rupees has been reduced from 12% to 5%. Lower ticket prices are expected to reduce cost for the common person, making cinema more accessible. With Rishu and Arzu, Sakleen Akhtar for Akashvani News, Delhi. In more news from the crude oil market, global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 0.3% down at $64.59 per barrel, and WTI crude was also trading nearly 0.2% down at $60.45 per barrel when reports last came in. Very briefly, despite the effort to sanction and penalize governments like India and China for buying crude from Russia, prices are falling. Why is that the case? Because there's just too much crude in the market, and the OPEC Plus is now going to announce further increases in their production in the next meeting. Let's move on to the bullion market now. In the Indian bullion market, the 24-carat gold price was trading 0.2% up at 1,21,950 rupees per 10 grams, while silver was trading around 0.5% up at 1,49,790 rupees per kilogram. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना मामूली बढ़त से 1,21,640 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.3% की बढ़त से 1,49,305 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। सुषमा, अगर संक्षेप में जानना चाहें, सोने और चांदी में जो दौड़ लगी थी तेजी की, अब क्या वो थमती हुई नजर आ रही है या इसकी जो तेजी थी अब उस पर ब्रेक लग चुका है? थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, लेकिन ये अभी तो ये चलेगा, अभी ये दौड़ है। International gold prices are now at... Because abhi the geopolitical tensions are continuing. Till they are there, gold will remain a safe haven and silver along with it. अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो सोने ने वहां तकरीबन $4,400 प्रति औंस के आसपास था। अब वो घटकर $4,000 पर आया है। चांदी भी $48 के स्तर को पार कर चुकी थी जो हिस्टोरिकल था। अब क्या
सोने और चांदी में अगर इस रेस की बात की जाए तो क्या जैसे कहा जाता है कि चांदी तेज चल रहेगी? हाँ, चांदी का शायद कम हो जाए, लेकिन सोने का इतना जल्दी कम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ हेवन एसेट माना जाता है और एक्सटर्नल टेंशन्स अभी भी बहुत हैं हम दुनिया भर में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चूंकि इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत है चांदी का हाँ, चांदी का मैं कह रही हूँ चांदी का इतना ज्यादा बढ़त नहीं होगी जितना सोने का होगा। चलिए सुषमा, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark domestic indices wrap up the week with losses. Sensex falls 466 points. Nifty settled at 25,722. Major Asian stock markets end mixed and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.